आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी मुल्क के निज़ाम का इस्तेहकाम उसके इदारों की सिमत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इदारों के अंदर अगर खलीज आपको नज़र आता हो तो आप कह सकते हैं कि हैजान की सी कैफियत तारी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, हुक्मरानों के हवाले से सूरत हाल आप सबके सामने है। कल एक मीटिंग हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें मौजूद थे और वज़ीर आज़म साहब भी उसमें मौजूद थे। चंद अखबारात के अलावा वो मीटिंग और अखबारों की जीनत भी नहीं बनी, ख़बर नहीं बन सकी ज़्यादा, क्योंकि तफसील जो है कुछ कम सामने आई मीडिया के अंदर। मामला क्या था? मामला ये है, पंजाब के अंदर होने वाले ऑपरेशन से हुक्मरान खुश नहीं हैं। उनकी इजाज़त भी नहीं ली गई इस ऑपरेशन में, क्योंकि हालात ऐसे थे कुछ कि कहा गया कि ऑपरेशन किया जाए और फ़ौज ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गई। पंजाब के हालात क्या हैं, सियासत के हालात क्या हैं, सियासी मैदान में हैजान क्यों तारी है, इस हवाले से आज बात करेंगे प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराए देता हूँ आपसे। शेख रोहेल असगर साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनका। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर मियाँ अतीक साहब, सदर MQM पंजाब, ताल्लुक़ उनका MQM से है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर राना साहब सिक्योरिटी के हवाले से तज्जिया करते हैं, लिखते भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ ज़रा कर लिया जाए। हमें ये बताइए, पंजाब की सूरत हाल इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहते हैं? आर्मी करना चाह रही है, आप लोग अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना पाए हैं। क्या वजह है कि किसी भी कानूनी फ्रेमवर्क के बगैर जो है ऑपरेशन पंजाब के अंदर किए जा रहे हैं? आपकी हुकूमत ओनरशिप नहीं लेना चाहती? नहीं, एक दो बुनियादी बातें फैसल, मैंने जो सारी आपकी गुफ्तगू सुनी है उस हवाले से मैं दो बातें कर दूँ। जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये गुजारिश कर दूँ, मेरे ख्याल में शायद फ़ौज को या हुक्मरानों को शायद मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ नहीं होगा या कोई आपस में कोई ऐसी गलत फहमी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, आपकी तरफ से भी नहीं देखता। आपने तो अपना प्रोग्राम करना है ना, आपने तो जो खबर आएगी आपने आगे बयान कर देनी है। आपको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि फ़ौज क्या सोच रही है, हुक्मरान क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैंने ये तजिया देखा, मैंने देखा अक्सर बेशतर सियासतदानों को बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्यों, कि ये हुकूमत में हैं और इनको क्यों नहीं घर जाने दिया जा रहा, या इनको घर भेजने पे इंतज़ार कर लीजिए, जब इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन आएगा, उस पर मतलब आवाम वोट देंगे। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो घर चले जाएंगे। अब आप आइए अपने असल जो मौजू है आपका, कि मैं नहीं समझता फैसल कोई भी शख्स, चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, या किसी भी उसका सेगमेंट ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ सारे प्यार करते हैं और हर कोई ये चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो एक पुरअमन ज़िंदगी बसर करें। ऐसे वाक़यात ना हों जैसे बुरश इकबाल में होते हैं, या मून मार्केट में होते हैं, या कराची में होते हैं, या पेशावर में होते हैं, या कोयटा में होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कौम जो है, उनके बच्चे जो हैं, उनका आने वाला मुस्तक़बिल जो है वो सिक्योर हो। तो मैं नहीं समझता कोई हुक्मरान भी इस बात पे रिजर्वेशन रखता हो कि आप इसको ऑपरेशन ना करें, या आप उन लोगों को ना पकड़ें जो लोग इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच है, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मेरी सोच जो है वो बहुत हद तक लोग उसको मानेंगे इस बात को। अच्छा, बात ये है कि किसको इनकार, किसको है? किसी को इनकार नहीं है। अपेक्स कमेटी बनी है, तश्कील दी हुई है, उसमें सभी लोग मौजूद हैं, सारी जो आपकी एजेंसीज़ हैं उनके लोग मौजूद हैं, उसमें रेंजर्स मौजूद है, उसमें फ़ौज मौजूद है, उसमें हुक्मरान मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। और एक बात फैसला आप शेख साहब मैं आपके जी शेख साहब मैं आपके पास आता हूँ। सिग्नल का मसला है। मियाँ अतीक साहब, ये शेख साहब ने एक शुरू में बात की, उन्होंने कहा कि पता नहीं सियासतदानों को घर भेजने की कोई जल्दी होती है, और ये मेरे ज़हन में उनसे जवाब चाहता था, लेकिन आपको समझ आई कि शेख साहब क्या कह रहे थे? देखिए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, भाई हैं हमारे, माशाल्लाह अच्छे इज़्ज़त रखते हैं और बड़ा
اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی کی بات کرتے ہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو تشویش ہوتی ہے، تو شاید ان کا جو ایک اشارہ ہے وہ اپوزیشن جماعت کی طرف سے ہوگا. تو میں یاد دلاتا چلوں، جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی، یہ اس دفعہ والی نہیں، اس سے پہلے بھی جب بھی، تو اس وقت میں بھی شاید اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور مطلب مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی تھیں. آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں، آپس میں نہیں، میں بڑا کلیئر بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جو بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی ارکان، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، جو ان کے بارے میں باتیں ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنلی ورلڈ کی طرف سے آئیں یا ہمارے پاکستان کا. اصل بات جو ابھی آپ نے کی تھی اس پر میں آتا ہوں، آپریشن کی بات. دیکھیے، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، اور یہ پہلی بات یہ کہ آپریشن کیوں سٹارٹ ہوا، نیشنل ایکشن پلان کے مطابق آپریشن ہوا. کیا یہ آپریشن صرف اور صرف ایم کیو ایم کے لیے تھا؟ کیا یہ آپریشن صرف اور صرف کراچی کے لیے تھا؟ نہیں جناب. یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام کرمنلز کے خلاف ہوگا. اب اگلی بات آتی ہے، میں نے متعدد بار آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف سندھ جو اپنا ہمارے سمندر کے کنارے نہیں ہوگا، بلکہ اس نے میدانوں میں بھی آنا ہے اور آگے اس نے پہاڑوں تک بھی جانا ہے. اب اس میں بات پھر وہی آتی ہے، جو لوگ کسی طرح کی، میں پھر وہی لفظ دہراؤں گا، آپ نے ایک اصطلاح نئی آئی، ایک نئی بات آئی پچھلے دنوں میں کہ پہلے صرف دہشت گردی تھی، اب سہولت کاروں کا بھی ذکر آیا. تو سہولت کار بھی وہ ہوں گے کہ جن سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کو بھی اس آپریشن کے دائرہ کار میں لایا جائے گا. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اس میں معاشی دہشت گرد بھی شامل ہو گئے. جب ہم معاشی دہشت گردوں کی باتیں ہیں تو پھر وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کی معیشت کے ساتھ، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. لیکن فیصل بھائی، اینڈ میں بات ایک ہی ہے، جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ کن کے خلاف ہے؟ جو کسی طرح کی کرمینلٹی میں، اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں، دہشت گردی میں انوالو ہوں گے. پریشانی صرف اور صرف ان کو ہونی چاہیے. اب اس سے آگے آ جاتے ہیں، حکومت گرانے کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے وہ ووٹ کی ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے فرمایا، بالکل درست کہہ رہے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا اپوزیشن جماعتیں ہوں، کہ وہ وقت پورا ہونے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا عمل کریں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. میں شیخ صاحب ذرا سگنل کا پرابلم آ گیا تھا، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ ذرا وضاحت کر دیں جو آپ نے پہلے فرمایا کہ سیاستدانوں کو گھر بھیجنے کی جلدی ہوتی ہے یا گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. آپ اپوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں فیصل، شاید میں اپنی بات کو صحیح طرح کہہ نہیں پایا، اور شاید آپ بھی اس کو، میاں عتیق تو ہے ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہے، سمجھ نہیں پائے. میں اس لیے کہہ رہا تھا، میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا، فیصل آپ کو بھی یاد ہوگا، عامر رانا صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ 1.5 سال پارلیمنٹ کے دروازے کے باہر ایک عجیب سا تماشا لگائے رکھا، اور اس میں سوائے اس کے کہ جی گورنمنٹ کو آپ یہاں سے چلتا کریں، آج انگلی اٹھے گی، کل اٹھے گی، پرسوں اٹھے گی، بلاخر وہ انگلی جو تھی وہ شاید ٹوٹ گئی یا ہو گئی، وہ اس کے، یہ میں اس طرح اشارہ کر رہا تھا. اچھا. اور اب آپ نے مجھ سے ذرا کھل کے بات کر دی. اب میں ایک چھوٹی سی بات، ابھی بھی کھل کے بات نہیں ہوئی شیخ صاحب ابھی بھی کھل کے بات نہیں ہوئی. آپ کو بتا دیا نا کہ مطلب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاستدان اپنے خلاف خود ہے بہت زیادہ. اس کو مطلب کسی کو آپ کے مطلب یہ کوئی راستہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے لیے کافی ہیں. اب میں شیخ صاحب چھوٹی سی، اب میری بھی عرض سن لیں چھوٹی سی. دیکھیں، پہلے تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہی نا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے سامنے بڑا دھرنا ہوا تو باقی جماعتیں تو آپ کے ساتھ کھڑی رہی. اب وہی جماعتوں کی طرف آپ اشارہ ہیں. نہیں، وہ کچھ ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو جلدی بہت ہے حکومت میں آنے کی. کیا کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے؟ کریں گے اپنا الیکشنز کا،
وہ ان کو پتہ نہیں، شاید پتہ نہیں اب بھی قیامت آنے والی ہے یا یہ سیاست ختم ہونے والی ہے یا پتہ نہیں کیا انتخاب نہیں ہوں گے، مجھے میری سمجھ سے والا تارا ہے، انتظار کر لیں. اگر میں نے غلط کام کی ہے یا میں نے کوئی ایسا ڈیلیور نہیں کیا، عوام کی سہولیات نہیں پہنچائی، تو ووٹ آؤٹ کر دیں گے مجھے، کیوں دیں گے ووٹ مجھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت اس پروسیس کو چلتے رہنے کے لیے ٹائم چاہیے. اب میں تھوڑا سا ایک اور بات فیصل صرف جلدی سے آپ کو عرض کر دوں کہ اس کے بعد آرام سے عرض کیجئے. اس کے بعد دوسرے دوستوں پر. اچھا، اب باتیں یہاں پہ ہو رہی تھی کراچی کی. کراچی کو ذہن میں رکھیں کہ کراچی میں صرف دہشت گردی نہیں تھی، اس پہ ملٹیپل پرابلم تھیں. اس کے بارے میں سینیٹر آپ کو بہت اچھی طرح ایلیبریٹ کر کے بتائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جو تھے ایم کیو ایم کے، انہوں نے بارہا کراچی میں آپریشن کا تقاضا کیا کیونکہ بڑی پرابلمز آ رہی تھی. میں نے نہیں کیا، آپریشن شروع کروایا تھا ایم کیو ایم نے. ایم کیو ایم کے کہنے پہ آپریشن ہوا اور بالکل بجا انہوں نے کیا، اس لیے کہ وہاں پہ حالات بہت خراب تھے، یکسر اس کو اگنور کر دیا گیا تھا. کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ ایم کیو ایم خود یہ کہتی تھی کہ یوں لگ رہا ہے کہ کراچی مادر پدر ذات ہے، کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور کراچی شاید پاکستان کا شہر نہیں لگ رہا یا پاکستان کا حصہ نہیں لگ رہا. اس لیے کراچی کو کیا گیا، اس لیے وہاں پہ یہ شروع کیا گیا. لیکن یہ میں پھر اپنی بات دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ میرے اپنے ذاتی خیال میں نے پہلے بڑے اس کو ادب سے بات کی، آپ کی خدمت میں عرض کیا، باقی دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی پاکستانی چاہے وہ سیاستدان ہو، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہوگا، وہاں سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو میرے خیال میں پاکستان کی عوام میں وہ رگید. جب شیخ صاحب ویسے آج کل تو بقا کے علاوہ بھی بڑے معاملات اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہمیں تیور جو ہیں سیاستدانوں کے، خاص طور پہ اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں، بڑے خطرناک سے نظر آ رہے ہیں. اچھا عامر رانا صاحب آپ کو میں عامر رانا صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا. میں شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا عامر رانا صاحب کو میں انوالو کر لوں. عامر صاحب، جب پنجاب کے حالات، ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ مخصوص اپنے حالات ہیں، کراچی کے اپنے حالات تھے، آپریشن وارنٹ وہاں پہ نہیں، لاہور کے اندر نہیں، پنجاب کے اندر ہونا چاہا، کراچی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ حالات خراب تھے. تو ہم جو پنجاب کے آپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کے خیال میں پیمانہ مختلف ہے وہاں پہ کرنے کا اور وہاں کراچی میں کرنے کا آپریشن؟ دیکھیں، کراچی کا جو معاملہ تھا وہ بالکل ایک الگ معاملہ تھا اور ہمیں پتہ ہے خاصا پیچیدہ اور بڑا ایک عرصے سے چلا ہوا آ رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ایک پوری پروسیڈنگز تھیں. اس کے بعد ایپکس کمیٹی بنی، اس کو آپ چھوڑ دیں، رینجرز نے ڈیلیور کیا. اس کے بعد وہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر انٹروین کرنا شروع کیا، وہ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے. لیکن پنجاب کا ایک اپنا مخصوص تناظر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کہ یہاں پہ چھوٹے ٹیررسٹ سیل یہاں پہ موجود ہیں جو بڑے گروپس کے ساتھ ان کا نیکسز ہے. ان کے خلاف آپریشن کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کیا رینجرز چاہیے؟ کیا اس کے لیے ملٹری چاہیے؟ اس کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو انٹیلیجنس کوآپریشن بہتر بنانی پڑے گی. کل بھی یہ میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوا، کوآرڈینیشن بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ایسی کچھ پاکٹس ہیں پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی اور ادھر نارتھ پنجاب کے اندر بھی، جہاں پہ کرمنلز اور امکان یہ ہے کہ وہاں پہ جو شدت پسند ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، خاص طور کے وہ کچے کے علاقے کے اندر جہاں پہ ابھی آپریشن ہونے جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ خاصا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پہلے بھی 4 ڈسٹرکٹ سے پولیس نے بڑا کامیاب آپریشن کیا تھا کچے کے علاقے میں. اس وقت بھی کرمنلز کے خلاف ہو رہا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پولیس اس کو لیڈ کر رہی ہے، اس میں رینجرز کو یا باقی پیراملٹری اداروں کو انوالو نہیں کیا گیا. اگرچہ وہاں پہ مخصوص حالات کے اندر وہاں پہ آلریڈی، کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا بھی ہے، وہاں پہ بارڈر سیکیورٹی فورس بھی ہے، اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے. لیکن 2 چیزیں چاہیے، جہاں پہ کرمنل پاکٹس ہیں شاید وہاں پہ آپ کو رینجرز کی کچھ محدود مدد پڑے، لیکن یہ بڑا پیمانے پہ وہ نہیں ہوگا کہ رینجرز کی قیادت کے اندر آپریشن کی. میرا نہیں خیال کہ بالکل پیورلی سیکیورٹی کے تناظر میں پنجاب کے اندر ضرورت ہے، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. یہ وہ ضرورت ہے جس کا ادراک ہم 2007 سے مسلسل ہوتا آ رہا ہے اور اس کے لیے مختلف حل سامنے آتے رہے کہ جی یہاں پہ کوئی بھی بڑا اٹیک ہوتا ہے جی کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے اداروں کے درمیان. اس کے لیے اب تک تقریباً 21 حل سامنے آ چکے ہیں کہ کوآرڈینیشن کیسے بہتر جو نہیں ہو رہی.
नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी ये बात हुई, उससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसके अंदर भी बात हुई कि कैसे करें। फिर कहा जी कि नेक्टा भी नहीं कर सकता तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलहदा से बॉडी बना दी जाए। इस किस्म की भी ये आपके इंडियन मिनिस्टर ने भी वादा किया 2 मरतबा किए, बस ये बड़ी जल्दी होने वाला। ये बुनियादी तौर के ऊपर मसला है, जब तक ये कोऑर्डिनेशन कानून साज इदारों के अंदर नहीं होगी और एनालिसिस की पावर नहीं होगी, डाटा प्रोसेस नहीं होगा, इनको नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस्म के किस नौयत के ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो उस वक्त तक ये जो ख़ास तौर के ऊपर शहरी इलाकों जिसे कहते हैं अर्बन टेररिज्म, उसको आप पूरे तरीके से उसको टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, टैकल नहीं कर सकता। मैं मियां साहब आता हूँ, एक छोटा मुझे सा उनका जवाब दें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। शेख रोहेल अस्कर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब ये बताइएगा, ये जो मीटिंग्स हुई आर्मी चीफ साहब के साथ, 3 मीटिंग्स गर्दानी जा रही हैं, चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब मिले, इसहाक डार साहब मिले, मियां नवाज शरीफ साहब मिले, कोई अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई ऑपरेशन के हवाले से? आप कोई उसका दायरा कार बताएंगे, कोई तरीका कार वज़ा होगा, कोई कानूनी मामला तय होंगे, क्या कहते हैं आप? फैसल मैं चूँकि मेरे ख्याल में मैं उस चीज़ से बड़ा अवॉइड करता हूँ जिस जगह पे मैं मौजूद नहीं हूँ या मेरे तक वो खबर नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के साथ या पहले आप ये दर्जा बदर्जा बात कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब और इंटीरियर मिनिस्टर जो मिले होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो मेरे ख्याल में शायद ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है बड़ा दर्दनाक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या था गुलशन इकबाल वाला, तो मेरे ख्याल में उस वाक़े के लिए उन्होंने उनसे डेफिनेटली मदद मांगी होगी और उनसे ज़रूर कहा होगा कि इसके लिए आप जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका देखिए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दीजिए। ये तो मेरे ख्याल में, ये मेरे ज़ाती ख्याल में, और अब मुझे इसका इसलिए कंफर्म कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं कह सकता कि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, होता तो मैं ज़रूर आपको पूरी तफसील बयान कर देता। आपने राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी नहीं देखे शेख साहब? नहीं, मैं ऐसे इस किस्म के बयानात देखता भी नहीं, इतना वक्त नहीं है फैसल मेरे पास कि मैं अब ये बयान देता रहूं, या मैं वो अखबार का कोई ऑडिटर तो हूँ नहीं। मियाँ साहब आपको मशवरा दे रहे हैं, पूछ लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ उस बारे में भी। मियाँ साहब को तो आपके मशवरे की जरूरत है शेख साहब इस वक्त। बड़े मियाँ साहब नहीं, मियाँ अतीक की बात कर। अच्छा, मियाँ अतीक बन गया, मैं क्या करूँ अब मैं ये बात कर रहा था। अब मैं आता हूँ इसहाक डार की तरफ। इसहाक डार साहब चूंकि फाकी वजीर हैं खजाना के जी, आपने एक खबर पढ़ी होगी या वो आई थी, बड़ी खबर आई थी, फिर असेंबली में वो बात आई, तो पाकिस्तान आर्मी ने गालबन 1 डिवीजन और 28 बटालियन फौज का तकाजा मतलब नई क्रिएट करने के लिए कहा था हुकूमत से, और उसके लिए फाइनेंसेस मांगे थे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने वो फाइनेंसेस जो थे वो मेरे ख्याल में उन्होंने उस पर बिल्कुल अपनी अंदिया दिया था कि हमें गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, आपको जब वो दरकार होंगे हम आपको वो पास ऑन कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये शायद उसकी वो फाइनल करने के लिए, उसके सारे मामला को तय करने के लिए उनके मिले होंगे। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है फैसल, ये तो रूटीन की मीटिंग्स होती है ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ ऑफ आर्मी के साथ, क्योंकि जो हालात हैं आपके, आप एक हालात जंग में है ना, तो प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का मिलना, फिर आपके इर्द गिर्द जो मामला हैं, फिर आपके दाएं बाएं जो आग लगी हुई है, जो मामला चल रहे हैं, जो हालात हैं आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, उनके लिए भी उनका मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद 1-2 इस्लामी ममालिक थे, आपने देखा होगा, दोनों शख्सियात दोनों ममालिक को विज़िट किया, और फिर एक और आपके हमसाए ममालिक के सदर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, तो वो भी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने के लिए ये रूटीन मुलाकातें हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं MKM को निकाल के बाकी कोई 1-2 सियासी जमातों को इसमें ज़रूर थोड़ा सा अचंभा ज़रूर हुआ होगा कि इतनी गहरी मीटिंगें, इतने बार मुलाकातें और सब लोग मिल रहे हैं, या हम तो कुछ और
सोचे बैठे थे, ये कुछ और निकल रहा है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े कॉन्फिडेंटली एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, बाकी सब भी लोग मिल रहे हैं, तो हमने तो कुछ और सोचा था। अच्छा। लेकिन ये मामला तो कुछ और है। तो मेरे ख्याल में वो खासी वो फिर आपको पता ना, तो अब मेरा ख्याल है जो जिन सियासी जमातों ने कुछ और सोचा और निकला कुछ और, अब वो कुछ और सोच रही हैं इस वक्त। नहीं, वो तो कर लिया उन्होंने काम। उन्होंने जो सोचा था निकला कुछ और निकला। वो आपने देखा नहीं KPK में 25 रुपए देते हैं और वो क्या शुरू कर दिया, वो भी देखा, तमाशा तो लगना ही था। जी मियां साहब, देखिए शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। शेख साहब कह रहे हैं इन्होंने कि अच्छे तरीके से देखिए ये इनकी अपनी क्या सराही है जो जी वो जो तासुर एक कायम हुआ है तीनों मीटिंग्स का, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो गलत तासुर है, तो बहुत मुझे तासुर का नहीं मैं कुछ कह सकता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि जी इसहाक डार साहब का मिलना इस वजह से, चौधरी निसार का मिलना उस वजह से, शहबाज शरीफ साहब मिल सकते हैं, नवाज बिल्कुल ठीक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। लेकिन मैं एक बात समझने से कासिर हूँ, ये मीडिया हर चीज़ में नज़र आता है, तो वो कहाँ है? क्यों किसी जगह कोई अखबार में बयानात नहीं, कोई किसी जगह प्राइम मिनिस्टर हाउस की कोई प्रेस रिलीज नहीं। सो मच सो जो अगर देखा जाए तो कहीं जो साथ जा रहे हैं वो वापस आने के बाद कोई बात करते हैं। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली अ ट्वीट फ्रॉम ISPR। मुझे तो ये लगता है कि फिर फाइनली एक ट्वीट ही आएगा ISPR से। अब वो अल्लाह खैर करे कि कैसा आता है और क्या होता है। दूसरी बात अभी इन्होंने बड़ी अच्छी ये की कि 28 मुल्क की बेहतरी में हो जी, जो भी हो भारत, 28 मार्च को एक मीटिंग हुई जो ये बात हो रही है, आपने जहां शुरू किया ऑपरेशन की बात, शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की कि जी कराची में हालात ख़राब थे, दुरुस्त थे बिल्कुल, इसमें कोई, हम तो हमेशा कहते रहे कि कराची में हालात ख़राब किए गए हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अंदरूनी तौर पर भी मौजूद हैं और बैरूनी तौर पर भी मौजूद हैं, और यही साबित हुआ कि जो क्रिमिनल्स थे वो लोग थे, हम में से नहीं थे, जिनके थे वो सामने आ गए। अच्छा, आगे बात हम करते हैं कि जनाब अब जब आगे बात चल रही है तो क्या सब जो अमन अमान और सब कुछ जो है वो पंजाब में ही है, सारा कुछ गुडी गुडी हर तरफ? उसकी वजह क्या अब तो कि अगर नहीं रहा ना गुडी गुडी, अब तो नहीं, मैं बताता हूं ना भाई, अगर एक डेथ सेल में वो हमारे क्या मैं नाम भूल रहा हूं, जो डेथ सेल में एक साहब थे अपना, उन्होंने बयान दिया कि जनाब मुझे तो फलाने के कहने से मैंने कत्ल किए और फलां के कहने से ये हुआ, और उसके ऊपर JITs भी बन गई, FIRs भी कटने लग गई। सोलत मिर्जा। और दूसरी तरफ जब फैसलाबाद की बात होती है तो वहां एक कमांडो निकल आए। वो जब कमांडो निकले तो मैं तो फैसल समझा कि ये भी कोई MQ के, यस, वरना ये जितने हमारे उसमें, मुझे आज तक अपनी पार्टी में कोई टुंडा, काना, लंगड़ा नजर नहीं आया। ये जब भी आता है ये लिखा हुआ ही आता है और JITs में ही आता है। हमारे इर्द गिर्द हम तो भाई हैं, हमारे साथी हैं। और अच्छा, अब जब ये कमांडो निकला, 2 मिनट, आप इस्लामाबाद ज्यादा रहते हैं ना? 2 मिनट, नहीं, मैं कराची भी रहता हूँ, अभी एक हफ्ता रहकर आया हूँ, NA 245 में साथ हूँ हर चीज में। सो बात क्या हो रही है, जब वो कमांडो निकला तो पता लगा ये कौन है, कि जी ये कोई नवीद कमांडो है। भाई कहां से निकला? फैसलाबाद के एक डेथ सेल में से। और कहता क्या है, वक्त के जो हरदिल अजीज अपने आप को समझते हैं, जो आजकल मोस्ट जिम्मेदार और नियर एंड डियर पंजाब के वजीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके बारे में उसने कहा कि जितने मैंने कत्ल किए ये उनके कहने पर किए। फिर उन्हीं के फैसलाबाद के घर के साथ रहने वाले, उनके शहरदार, उनके मोहल्लेदार, उनकी पार्टी वाले, कौन? शेर अली साहब क्या फरमाते हैं कि 21 लोगों के, जी 21 लोगों को इन्होंने कत्ल कर। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन साथ ही क्या कहते हैं कि अगला जो इनका टारगेट है वो मेरा बेटा है। जब इतना बड़ा इल्जाम लगता है तो फिर IG साहब सिटिंग, आज के IG पंजाब आकर क्या बयान देते हैं? इस तरह लोगों के बयानों पर हम क्या कार्रवाई करें? हम क्या FIR काटें? हम क्या लोगों को पकड़कर जो है वो फांसी लगा दें? दुरुस्त, ठीक कहा उन्होंने। लेकिन ये जो फर्क है कि एक चीज पंजाब में होती है तो कुछ और है, वही चीज जब सिंध में होती है तो कुछ और है, एक शख्स के साथ होती है तो कुछ और है, MQM के किसी हमारे कारकुन के साथ होती है ये कुछ और है। इस तजाद के लिए ही फिर हम कहते हैं कि फौज ने 28 मार्च को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
ऑर्डर किया कि ऑपरेशन किया जाए और सियासी दबाव कबूल ना किया जाए। 5 शहरों में और किसी किस्म, वो अपनी तकरीर में कह चुके हैं 6 सितंबर की कि कोई बीच में आया इस ऑपरेशन के तो उसको रोंद दिया जाएगा। सो हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन हो, बिल्कुल हो, क्रिमिनल्स के खिलाफ हो, और ये तासुर देना, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, पंजाब में ना कोई कलदम जमात मौजूद है, ना ही कोई स्लीपिंग सेल है, तो जनाब ये फिर जो गुलशन इकबाल पार्क का वाकया हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए, 74 लोग जो है वो अल्लाह को बच्चे उसमें शामिल हैं, छोटे छोटे मासूम, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये कहां से हुआ? बात कहने की ये है कि देखिए, हम हकायक से कभी दूर नहीं जा सकते, हकायक को मानना चाहिए। मैं किसी पर इल्जाम लगाऊं, इल्जाम दर इल्जाम दर इल्जाम, लेकिन जब वो साबित होगा तो हकीकत सामने आएगी। आखिर में मैं जो बात करना चाहूंगा कि इस तरह से फर्क मत रखें, जहां जहां खराबियां हैं पूरे मुल्क में और वहां वहां ही ऑपरेशन होना होगा। मैं ये कह दूं, ऑपरेशन होगा। ये वो ऑपरेशन है ना मैं कर रहा हूं, ना शेख साहब की मर्जी से हो रहा है, ना किसी और की जो कर रहे हैं, वो बहुत डिटरमिन्ड हैं और वो इस ऑपरेशन को आगे से आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, आगे से आगे लेकर चलेंगे। आमिर साहब, ये अच्छा फैसल, एक मिनट सिर्फ आप मुझे दे दीजिए, 1 मिनट सर दे दीजिए जी। अच्छा, मैं फैसल आपको एक सिर्फ छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जी। आप एक काम कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप साल, 1.5 साल या 2 साल का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, आप पिछले 6 महीने का एक डाटा इकट्ठा कर लीजिए पाकिस्तान का नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट को आप साइड पर रखें। आप पंजाब पुलिस से या अपेक्स कमेटी से पिछले 6 महीने का डाटा इकट्ठा कर लीजिए कि ये कितने ऑपरेशन हुए पंजाब में और किस किस शहर में हुए, कितने लोगों को पकड़ा गया और कितने लोग इस ऑपरेशन के दरमियान मारे गए। जरा ये इकट्ठा कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन किसी दिन भी यहाँ पे रुका नहीं। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि पंजाब में ऑपरेशन तो पहले दिन से हो रहा है। जो अभी आमिर राना साहब बात कर रहे हैं जिस इलाके की, वो आज का नहीं, सदियों से वो कच्चे का इलाका, बहुत ही खतरनाक इलाका, बहुत ही मतलब पंजाब का इलाका है सकते। और जी बिल्कुल, वो सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के फ्रंटियर बॉर्डर पे आता है, साउथ पंजाब, ये उसके बॉर्डर पे आता है। वहां पे इंतहाई मतलब अजीब सा वो है एक जगह जिसपे वो होता है। राना साहब ने अगर वो देखा है या समझते हैं तो वो आपको बताएंगे। जी, मैंने ट्रैवल किया है शेख साहब, मैं राजनपुर तक गया हूँ, अक्सर आप देखते होंगे जी, मैं खुद देख के आया हूँ। वहां पे हुकूमत नाम की चीज नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, सहूलियात मौजूद नहीं है। वहां पे कई दफा ऑपरेशन हुए हैं, आपको याद होगा कि वहां पे तो पुलिस वालों को उन्होंने वहां पे यरगमाल बना लिया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर उनको बाजियाब करवाया गया। वो इस किस्म का एरिया है। उस पे ऑब्वियसली अगर एक बात और ज़हन में रखें फैसल, जब भी कहीं कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई एक तेज़ी आती है किसी चीज़ में भी, ऑपरेशन में कह लीजिए, या लोगों को जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ मुलव्वस हैं लोग, उनको पकड़ने में, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, दुआएं न मांगे। मैं सेनेटर मियां अतीक साहब से ये कहूँ, छोटे हैं मुझसे उम्र में बहुत, दुआएं न मांगे, खुश ना हो। अगर कहीं अच्छा है तो अच्छा रहने दीजिए, अपनी ख्वाहिशात को अपने तक महदूद रखें। अगर आप, मैं फिर उस बात पे कहता हूँ, आज भी मैं उस बात पे मतलब मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि पंजाब में मेरा दखल नहीं है, मैं कोई वहाँ पॉलिसी मेकर्स नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं फिर आपको बात कह रहा हूँ कि कोई शख्स, चाहे वो पंजाब का हुक्मरान हो, चाहे वो पाकिस्तान का हुक्मरान हो, जहाँ पाकिस्तान की सालमियत का मसला होगा, पाकिस्तान के अवाम की बका का मसला होगा, पाकिस्तान की बका का मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये मत कहा करें, इस बात पे जोर मियां साहब मत दिया करें, फौज खेलना छोड़ दें। ठीक है शेख साहब, मैंने आमिर साहब से आप सपोर्ट किया कीजिए, सर तजाद भी ना रखा जाए। अच्छा, मैं आमिर साहब, कुछ नहीं है बाबा। शेख साहब मुझे सवाल, दोनों आईजी साहिबान हैं, सिंध का आईजी कुछ और बयान देता है, पंजाब का आईजी कुछ और बयान देता है, सिंध की पुलिस कुछ और करती है। तो मेरा सुना, आप जाके पता कीजिए सिंध गवर्नमेंट से। सर हम कह रहे हैं जिसका वो आईजी है, हम सबको कहते हैं, 8 साल आप उनकी खिदमत कर चुके हैं यार। अच्छा, मैं आमिर साहब, पंजाब हुकूमत की जो स्टेटमेंट्स, परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR के साथ, उनके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें उभर के सामने आती। क्यों पंजाब हुकूमत चाहती है कि ऑपरेशन पुलिस के पास रहे?
रेंजर्स के पास ना जाए, फौज के पास ना जाए? मुझे नहीं पता कि उनका हुकूमत का क्या इसका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन प्योरली सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर अगर देखा जाए तो ये जितने भी अर्बन टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं उनको पुलिस को ही लीड करना चाहिए, खा वो सिंध के अंदर हैं, खा वो केपी के अंदर हैं जैसा कि वहाँ पे हो रहा है, या पंजाब के अंदर हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अगर आपके पास वक्त होगा तो उसके ऊपर, लेकिन ऑपरेशन हो कहाँ, खा वो पुलिस कर रही है या अगर आपको जरूरत पड़ती है कैपेसिटी की बात भी है ना, मैं आऊंगा उस कैपेसिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, वो उन्होंने भी इसके ऊपर इजहार किया हुआ है अपना। बिल्कुल, उन्होंने दो इश्यूज के ऊपर हमेशा से उनका पुलिस के ऊपर अदम एतमाद रहा है हमारे सिक्योरिटी इदारों का, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शायद लीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम। मैं आता हूं उसके ऊपर, वो इस तरह के, लेकिन ये ख़ास तौर के ऊपर पुलिस को इसका करना चाहिए पूरा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पुलिस टास्क है अर्बन टेररिज्म को डील करना, और पंजाब के अंदर भी इसकी सलाहियत है, कराची की सीटीडी के अंदर क्रिमिनल के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की सलाहियत है, उनकी कारकर्दगी बड़ी सीटीडी की बहुत अच्छी रही, पंजाब सीटीडी की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। दूसरा ये कि ऑपरेशन हो कहाँ, चले आप कहते हैं कि रेंजर्स तो कहाँ पे करेंगे, लाहौर में, सेंट्रल पंजाब में, कहाँ पे, क्या मदारिस के अंदर आप जाएंगे या आप मदारिस के अंदर जाएं तो वो जमीयत उलमा इस्लाम फे वाले कहते हैं कि ये आपने हमारे मदरसों पे हमला कर दिया। हमें पता है कि मदारिस अभी भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अनगवर्न टेरिटरी है, उसके अंदर मुमकिन है कि आपको मशकूक लोग मिल जाए। अभी तक जो बात भी हुई कि 35,000 लोग पकड़े गए, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, मैक्सिमम जो हैं पंजाब से पकड़े गए, लेकिन आपको उनको छोड़ना पड़ता है। ये इसके अंदर से 6,000 तो वो लोग हैं जो शेड्यूल 4 के अंदर है, जब भी कोई ऑपरेशन कोई वाक़या होता है तो आप उनको तो आप फ़ौरन पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ग्रेजुअली उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये इसके अलावा आप कहाँ से कई लिस्टें लेके आएंगे? क्या आपको दहशतगर्दी के नेटवर्क क्या सरेआम है जैसे फाटा के अंदर थे? टेररिस्ट नेटवर्क हैं, अगेन वही कि सेल्स यहाँ पे हैं, उसके लिए आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। दूसरा, कालेदम तंजीमें जो हैं सबसे बड़ा ख़तरा है, जिसके ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है हमेशा उसने खामोशी इख्तियार की है। उनके खिलाफ क्या लाहे अमल होगा? कि उन तंजीमों के लिए भी क्या आपको रेंजर्स का ऑपरेशन चाहिए? जब हम कालेदम तंजीमों की बात करते हैं, इनकी लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी भी मौजूद है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे सियासत जो है वो वोट के इर्द गिर्द भी घूमती चंद एक की शायद हो जो फिरका वराना नौयत की थी, लेकिन पिछला इलेक्शन भी उन्होंने आज़ाद लड़ा और अब शायद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहरहाल है, लेकिन बाकी जो सेक्टेरियन के अलावा भी बहुत सारी कालेदम तंजीमें हैं, वो उनकी कोई इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है उसके लिए, लेकिन कोई लाहे अमल ना तो वफाकी हुकूमत के पास है इन तंजीमों को कैसे डील करें, और पंजाब हुकूमत के पास तो बिल्कुल ही कोई लाहे अमल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो कालेदम तंजीमों से ये है कि अभी तक का जो डाटा बताता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में 90% से ज़्यादा लोग, बल्कि 95% से वो लोग हैं जो IS में, दाइश में, TTP में, जमातुल अहरार में, लश्कर जंगी में, इन्हीं तंजीमों से रिक्रूट होकर जाते हैं। जब तक इस मसले को एड्रेस नहीं किया जाएगा कालेदम तंजीमों के, उस वक्त तक आप पंजाब के अंदर ख़ास तौर के ऊपर और KP के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेररिज्म का, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते जब तक आप कालेदम तंजीमों के मसले को एड्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, वो मसले को कैसे एड्रेस करना है? उसके लिए आपके पास क्या लाहे अमल हैं? हमें पता है कि शेड्यूल 4 के अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, ना डालने का, ना निकालने का, ना मॉनिटरिंग का, ना उनकी रीइंटीग्रेशन का। अगर उसके अंदर से जो लोग टूट के जा रहे हैं उनके साथ क्या होगा? उनकी लीडरशिप, हेट स्पीच के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी उनके ऊपर हैं, उसके ऊपर क्या हुआ? इन्होंने कितने केस जो हैं पंजाब हुकूमत ने, बाकी हुकूमत ने अदालतों के अंदर लिखे गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डाटा मौजूद है इसके ऊपर? बिल्कुल है, कानून के कटहरे के अंदर उनको लाया जा सकता है, लाए गए लाए नहीं गए तो वो ये जो शेख साहब लेकिन उसके लिए उनको कानून के दायरे में लाने के लिए उनके लिए रेंजर्स नहीं चाहिए, उनके लिए हुकूमत की विल चाहिए, हुकूमत की विल चाहिए। लेकिन ये हुकूमत की विल के अलावा भी यहाँ पे मामला पैदा हो गया है ना। देखिए, जुरिस्डिक्शन की बात आ जाएगी, कानून की बात आ जाएगी, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ बार बार। अगर आप फौज से ऑपरेशन करवाएंगे तो किस लीगल फ्रेमवर्क के तहत आप करवाएंगे? अगर कराची के अंदर अगर रेंजर्स आती है तो वो एक चीफ मिनिस्टर साहब नोटिफिकेशन करते हैं, ATA की सेक्शन 4 है, 5 है, उसके तहत वो लेकर आते। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होगा, बात करते हैं नाज़रीन इस हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. عامر رانا صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے بہت تحقیق بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک لاہور کے ساؤتھ پنجاب کے اندر آپریشن نہیں ہوگا, انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل نہیں کیا جائے گا, یہ نرسریز جو ہیں کام کرتی رہیں گی, دہشت گردی کا کام چلتا رہے گا. ساتھ ساتھ وہ خیبر پختونخوا کو بھی ایڈ کر رہے ہیں اس میں. شیخ صاحب آپ سے جو پوچھنے والی بات ہے, پنجاب پولیس کی کیپیسٹی کے حوالے سے, انٹیلیجنس کی لیکس کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں آپ کی فوجی قیادت کو, وہ ایڈریس کر رہے ہیں آپ, کیا میکنزم ڈیولپ کر رہے ہیں؟ فیصل, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو کئی چیزیں ایسی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو صرف پرسپشنس پہ, مفروضوں پہ ہوتی ہیں, اپنی سوچ ہوتی ہے, حقائق کا شاید اس کی طرف یا اس تک شاید اس کا ذکر تک نہیں ہوتا یا اس کا تاثر بھی نہیں ہوتا. جہاں تک ایک رانا صاحب کی بات بالکل درست تھی کہ آن فرنٹ آپ کو پولیس کو ہی رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر پتہ کیا ہوگا آپ کو, جہاں جیسے ہوا نا سوات میں آپ نے آپریشن کیا اور اس کے بعد آج تک فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور فوج کے بغیر آپ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹ نہیں کر رہے, ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے. تو پولیس کو آپ کو رکھنا پڑے گا, کیونکہ آفٹر آپریشن پولیس ایک آپ کے پاس ایک آرگنائز فورس ہے جو بعد میں امن کو بھی قائم کرے گی اور لا اینڈ سچویشن کو بھی کنٹرول کرے گی. تو شیخ صاحب اس کو زنجیروں سے آزاد کریں نا پولیس کو. پھر آپ یہ ماڈل ٹاؤن میں جیسے انسیڈنٹس, پولیس کو زنجیروں سے آزاد کریں نا, پھر یہ ماڈل ٹاؤن جیسے انسیڈنٹ نہ ہو, وہ وی آئی پی ڈیوٹی بیچارے نہ کر رہے ہوں. جی میں آپ کو گزارش کروں, کسی دن جب میں یہ سمجھوں گا نا کہ اب مجھے کسی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, تو میں آپ سے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ بھی آپ سے ذکر کر لوں گا, اس پہ بات کر لوں گا, آپ کو اس کے بھی حقائق بتا دوں گا کیا حقائق کیا اس کے. ٹھیک. اب بات اصل پہ آپ آ جائیے اس طرف, ذرا میں آپ کو یہ عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے تھی. برسا بس, میں یہ نہیں, میں اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں رہا اس سلسلے سے, لیکن یہ بات درست ہے کہ برسا برس پولیس ایک بے مہار فورس کے طور پہ کام کرتی رہی, اور اس کو مطلب, اور سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ پولیس کو کچھ روکتے تھے تو بات جاتی تھی کہ پولیٹیکل ہمارے پہ پریشر بہت ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ پرزیوم کیا جاتا ہے, یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ڈیفینسو کر دیا جائے. اب میں آپ وہی عرض کروں نا, کوئی شخص بھی آپ کو مطلب برائی روکنے سے منع نہیں کرتا, آپ روکیں برائی. بھائی بہت بہت اچھے آفیسرز ہیں اس میں, اتنے اچھے آفیسرز ہیں, وہ روکتے ہیں, اور ان کے اپنا اگر دیکھیں گے ادوار میں تو آپ کو برائی نام کی چیز بہت کم نظر آئے گی. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ برائی کو روکنے کے لیے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ مت روکیں, لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آپ کو پولیس کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بہتر, مزید بہتر کرنا ہے تو بالکل ضرور کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی خامیاں ان کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ان میں کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے تو اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے. بہت دیر نہ ہو جائے شیخ صاحب یہ سارے کام میں. نہیں فیصل, نہیں, بالکل نہیں. یہ اب آپ کسی معاملے میں بھی دیر نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے نا, آپ دیر افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے دیکھیں, بات یہ ہے, آپ ذرا فیصلہ ایک بات, ہم لوگ ہمیں اپنے آپ کو ہم کریٹیسائز کرتے ہیں. 15 سال کس شخص نے ان کو دودھ پلا کے اتنا جوان کیا؟ کبھی آپ نے ان سے اس بات کا جواب مانگا؟ کون تھے وہ لوگ, کون تھے, کن لوگوں نے یہ کام کیا؟ 15 سال سے پہلے چلے جائیں. کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو پنپن دیا؟ 15 سال بھی نہیں, 15 سال سے زیادہ, صرف 1.5 سال ہوا نا بھی ضرب عضب کو. نہیں, اگر اس سے پہلے چلے جائیں, پنجاب کی بات کریں, پنجاب کی بات کر رہے ہیں, 15 سال سے پہلے چلے جائیں تو پھر آپ کی تو حکومت ماشاءاللہ. آپ کو 30 سال سے جی, کوئی یہ غلط بیانی ہے, خدا کی قسم ہے آپ کو, میرے ساتھ کو مناظرہ کر لیں. اگر یہ سمجھتا ہے کہ 1990 میں مسلم لیگ کی حکومت تھی, 1993 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو میں اس کو پرزور طریقے میں اس پہ میں مخالفت کرتا ہوں. کیا بات کرتے ہیں؟ کون چلا رہا اس وقت کے پرائم منسٹر کو C-130 پہ بلا کے ریزائن کروایا جاتا تھا. کیا مطلب, مجھے کس نے کہا آپ کو کہ بڑی خاص حکومت تھی؟ اب 2008 کی دیکھ لیجئے, 2008 میں ISI کا DG جو کہ ڈائریکٹلی انڈر ہے پرائم منسٹر کے, بغیر بتائے جا کے لا کے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کراتا ہے. تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں, آپ مجھے چپ رہنے دیں,
ज्यादा आपको नहीं चुप रहने देना शेख साहब। शेर नहीं आते मुझे, शेर नहीं आते, मियां दी को शेर आते होंगे। नहीं सर, मुझे मियां साहब शेर सुन, नहीं मुझे भी सर, मैंने कभी शेर आए नहीं, मैं तो क्योंकि वो शेर जो है वो शेर ही है, तो इसलिए मैं इसलिए मैं तो सर सीधी बात करता हूँ, सच्ची और सीधी बात करता हूँ सर। शेर नहीं आते, शेर जंगल में होता है शेख साहब। शेर जंगल में होता है, जंगल में ही ठीक रहता है, जंगल में ही ठीक रहता है, जंगल में ही ठीक रहता है। मुझे उस वक्त शर्म आती है जब हम लोग मतलब हम लोग बगैर सोचे समझे अपने सियासी प्रोसेस को तबाह बर्बाद करने के दर पे होते हैं। नहीं सर, कौन आप किसको समझ रहे हैं, क्यों हम क्यों करेंगे? देखिए वो शेख साहब भी जो हैं वो टेलीविजन भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और वो राब्ते में भी हैं लोगों से। ठीक बात है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा यहाँ, क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों की गलतियां नहीं हैं? देखिए, हम सियासत को गलत नहीं कह सकते, हम तमाम सियासतदानों को गलत नहीं कह सकते। देखिए, हम तमाम सियासतदानों, शेख साहब मैं अब जवाब दे दूं, फैसला करना अवाम का काम है। जी ठीक बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, और उसका एक तरीका वाजे है, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जब इलेक्शन होंगे आवाम खुद फैसला कर लेगी कि किसने क्या डिलीवर किया, किसने सही किया, किसने गलत किया, जैसा NA 246 में हुआ, जैसा कि अब NA 245 में होने जा रहा है। शेख साहब हम भी यही कहते हैं, देखिए कि ये वोट बैंक जो है ये सिर्फ मैं आपको गुजारिश करूं, मैं ये नहीं कि मैं आपकी सपोर्ट लेना चाह रहा हूं। मैं पहले दिन से डिटरमिन था कि एक सियासी जमात को आप एक सियासी जमात रहने दीजिए, आप उसको अफवाह ना बनाइए। आपने अब देखिए अतीक, आपको ये बात बुरी लगेगी मेरी, आपने 8 साल खिदमत की है, आपने 8 साल खिदमत की जिस जमात की, उस जमात ने आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आपके बारे में भी कहा जाता है 30 साल आपने भी कईयों की खिदमत की जी, अब आज शायद पता नहीं अच्छे नहीं लग रहे, वो तो बात अपनी जगह है। बहरहाल मैं अब जवाब दे दूं, खामोश हो गए तो फिर टॉक शो। अच्छा जी शेख साहब, जो बात है देखिए, अब हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि सारा ना तो सियासत खराब है, अगर कोई ये कहा जाए कि सियासत के बगैर निजाम चल सकता है तो वो कतई तौर पर मुनासिब ना होगा। साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे चंद सियासतदानों ने अपने मुफाद के लिए फर्द वाहिद बनकर इदारों को तबाह किया। आज हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे मुल्क में अगर इदारे काम कर रहे हों, जिसमें पुलिस है, FIA है, नैब है, हमारे एंटी करप्शन के दो इदारे हैं और इस तरह बहुत से इदारे हैं, तो हर कोई इदारा अगर अपने अपनी जगह पर काम कर रहा हो तभी निजाम हुकूमत चल सकता है। ठीक है, लेकिन मियां साहब ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि सियासत के बगैर जहां पे निजाम चलता रहा, जो लोग सियासी नहीं थे वो भी निजाम को चलाते रहे और जो लोग सियासी थे वो उनके साथ जुड़े रहे, ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अवाम ने उसको ज्यादा पसंद किया। मियां साहब ये आपने कैसी डिलीवरी, आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से है। आप मेरी गुजारिश सुनिएगा, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या वजह कि जब हम देखते हैं कि 60 रुपए का डॉलर है मैनेज हो रहा है, आखिर क्या वजह है? मैं इनकी बात से निकल के जरा कानूनी के ऊपर एंड में हम क्या कहते हैं कि जो हुकूमत है, जो हुक्मरानी है, वो आइन और कानून की होनी चाहिए। वो कौन सा मुल्क है वो जिसका आप बात कर रहे हैं? आमिर साहब ये बताइएगा, पंजाब की जो पुलिस के हवाले से कैपेसिटी की बात की जाती है, आप उसके ऊपर जिक्र कर रहे थे, उसको जरा रैप अप कर लीजिए। सिर्फ 2 पॉइंट हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग तो अहम है, लेकिन उसके साथ साथ आप नई फोर्सेस रेज कर रहे हैं, क्विक रिस्पांस फोर्स, हमें नहीं पता उसकी क्या यूटिलाइजेशन है। पंजाब में एलीट फोर्स थी, ये बाकी सूबों के अंदर भी हुआ, लेकिन उससे कम रिसोर्सेज के अंदर आप इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते थे और नफरी इनकी बढ़ा सकते थे। और ख़ास तौर के ऊपर अब जो बात हो रही थी साउथ पंजाब के अंदर ऑपरेशन में, हमेशा आप कामयाब ऑपरेशन करते हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास नफरी नहीं है। कम रिसोर्सेज के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग बड़े कम अरसे के अंदर हो सकती है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। पुलिस एक कामयाब इफेक्टिव फोर्स के तौर पे आ सकती है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं चाहिए, ये KP के अंदर भी इतनी ही ज़रूरत है, अगरचे KP गवर्नमेंट कोशिश करे, सिंध के अंदर भी इस असना में क्या करें, इस दौरान क्या करें? इस दौरान आर्मी ऑपरेशन करते रहें, रेंजर्स को भेजते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि वहाँ पे कोई फुल फ्लैज ऑपरेशन जैसे फाटा के अंदर या कुछ
पेशावर वैली के लेकिन इलाकों अब तो में फौज ऑपरेशन कर रही है ना, मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं फिर कोई। लेकिन उसमें खतरा यही है कि पहले भी आप हज़ारों के अंदर लोग पकड़ते हैं, 35,000 40,000 लोग पकड़ लेते हैं, उसके बाद जाते कितने हैं, कानून के कटहरे में कितने आते हैं, सज़ा कितने मिलती है, वो बड़े आप फिर उन्हीं लोगों को पकड़ लेंगे और फिर आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेंजर ने भी उन्हीं को पकड़ना है और पुलिस ने भी उनको पकड़ना है। बाकी जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं उनको कटहरे में कैसे लाएंगे, उन इश्यूज पे देखना चाहिए। फिर मसला वही तो है, ये जो इंटेलिजेंस लीक वाली बात आप करते हैं, ये खतरनाक बात नहीं है? ये होती रही है माजी के अंदर भी, और ख़ास तौर के ऊपर जब सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ऑपरेशन हुए, कुछ ऐसे वाक़यात हुए। लेकिन अभी हालिया जब से सीटीडी की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है तमाम सूबों के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के बाद, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि खासी बेहतरी आई है इनकी कारकर्दगी के अंदर। और ये हमें पता है कि पंजाब के अंदर दाइश के सेल पकड़े गए, कराची के अंदर पकड़े गए, तो ये इन लोगों की कारकर्दगी क्रेडिट देना चाहिए। अभी जो 5 ऑपरेशन हुए जिसमें अलकायदा के लोग मारे गए, केपी के अंदर, समा सट्टा और के ये शेखुपुरा पंजाब के अंदर, तो ये सारी कारकर्दगी तो है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर यकसुई बड़ी ज़रूरी है, एतमाद इदारों के दरमियान सबसे अहम है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, यकसुई की ज़रूरत है। शेख रोहेल अस्कर साहब, सेनेटर मियां अतीक साहब और आमिर राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नाज़रीन, यकसुई की बात की कि यकसुई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी हुकूमत या वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत यकसुई का मुजाहरा इन हालात में कैसे करेगी जब बहुत बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, मुल्क के बाहर दौलत मौजूद है, कंपनियां मौजूद हैं, और मियां साहब ने उस हवाले से कमीशन भी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो जो दहशतगर्दी की जंग है उसको निमटने के लिए आपको वाकई यकसुई की ज़रूरत है, जो हमें नज़र नहीं आ रही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।